पाटौदी में जो भाजपा के प्रधान बने थे, प्रधान भी भाजपा के, अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले भी भाजपा के, तो ये अविश्वास प्रस्ताव लाने की मंशा क्या थी? नगर पालिका के चुनाव आएंगे लगभग 2024 के अंदर। आपका गांव भी लगभग लगभग नगर पालिका के अंदर में आने की संभावना है, तो आ भी जाएगा। तो क्या आप प्रमुख नगर पालिका प्रमुख बनने के लिए भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं नमस्कार साथियों, मैं जवाहर राजपुरोहित। आज हम सिवाना के युवा नेता और भारतीय जनता पार्टी के सिवाना युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष तथा वर्तमान जिला मंत्री श्रीमान सोहन सिंह जी भाईल साहब से मुलाकात करेंगे। नमस्कार भाईल साहब, आप बड़े ही मिलनसार व्यक्ति हैं, युवा नेता हैं, सिवाना के अग्रणी नेताओं में आते हैं, सिवाना का हमेशा भला करने की चाहत रखते हैं। और जैसे हम जानते हैं कि एक युवा नेता के बड़े बड़े सपने होते हैं, उनके क्या सपने हैं, उनके सपनों की उड़ान में बैठकर हम भी उनके सपनों को देखने की कोशिश करेंगे आज। तो सोहन सिंह जी, आपकी जो राजनीतिक करियर शुरू हुआ, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई और उसका मायना क्या था, और आपके राजनीतिक गुरु कौन है? मेरी राजनीतिक शुरुआत, मैं जब मेरी गांव की स्कूल से पढ़ के सिवाना आया, सिवाना में प्राथमिक शिक्षा के बाद में जोधपुर गया। जोधपुर में मई शिक्षण संस्थान से मैंने 12th पास की। उसके बाद ऐसा मौका आया कॉलेज में जब आए, उससे पहले 11th क्लास में रहते हुए मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम करते करते हम छात्र राजनीति में आ गए, और ऐसे काम करते करते कारवा बढ़ता गया, चलता गया। कभी पता ही नहीं लगा कि राजनीति में कैसे आए। सेवा के भाव से, संगठन के भाव से काम करते हुए छात्र हितों की रक्षा के लिए हमेशा हमने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में संगठन का काम किया और गांव ढाणी से आने वाले छात्रों की मदद के लिए काम किया। उसके साथ मैं अगर ग्रामीण राजनीति की बात करूं तो सबसे पहले मुझे युवा मोर्चा में कॉलेज में रहते ही जिले का मंत्री बनाया गया। उसके बाद में युवा मोर्चा में मंडल अध्यक्ष का काम किया। उसके बाद युवा मोर्चा में जिले में महामंत्री रहा, जिले में उपाध्यक्ष रहा, और उसके बाद मुझे आप सबके आशीर्वाद से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले मंडल में 3 बार महामंत्री रहने का मौका मिला, जब सिवाना पूरा एक मंडल हुआ करता था। उसके बाद में जब चुनाव आए तो जिला परिषद का भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा कार्यकर्ता के नाते मुझे ऐसी टफ सीट से टिकट दिया और जनता का आशीर्वाद मिला, और मुझे 5 साल जिला परिषद में सेवा करने का मौका मिला। यानी कि आप जिला परिषद सदस्य भी रह चुके हैं सिवाना के। पाटौदी में जो भाजपा के प्रधान बने थे, प्रधान भी भाजपा के, अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले भी भाजपा के, तो ये अविश्वास प्रस्ताव लाने की मंशा क्या थी? अब पाटौदी की वैसे बात करें तो हमारे जिले में संगठन से अलग जिला है वो। भारतीय जनता पार्टी संगठन का जिला बालोतरा है, जिस संगठन में मैं काम करता हूँ। सिवाना, पचबदरा और गुड़ामाला ने 3 विधानसभा का मामला है। फिर भी वो कांग्रेस से निकल के आए थे। उसके बाद कांग्रेस के जो मंत्री रहे, नेता रहे हैं, उन्होंने ऐसे एक करके जो अच्छे कार्यकर्ता थे, अच्छा काम कर रहे थे, उनको गिराने का काम किया है। और कोई वजह खास नहीं है? नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। या फिर वो पहले कांग्रेस में थे, अभी बीजेपी में आके सीधे प्रधान बन गए, तो उसकी वजह से भी उनके पीछे कुछ हो सकता है कि हाँ, संतोष रहा होगा। कांग्रेस वालों को तो उसी दिन से तकलीफ थी कि भाजपा में आके, भाजपा का राष्ट्रवादी विचारधारा में आए, भारतीय जनता पार्टी का पहली बार वहाँ बोर्ड बना, तो कहीं ना कहीं वहाँ के अभी स्थानीय विधायक, पहले मंत्री रहे, उनको तकलीफ तो थी। और ऐसी राजनीति में गुटबाजी करके, कूटनीति से उन्होंने जो गिराया है। नहीं, बने ये भी तो हो सकता है ना, भाजपा वालों को भी तो ऐसा ही हो सकता है कि भाई कि ये पहले कांग्रेस में थे और सीधे भाजपा में आते ही प्रधान बन के हमको किसी को मौका ही नहीं दिया। तो पंचायत राज के अंदर ऐसा ही प्रावधान है, उसमें ऐसा होता रहता है, कई जगह हुआ है। जैसे अपन सिवाना की पहले बात करें, यहाँ भी गरिमा जी का विश्वास आया था, उसमें सारे कांग्रेस के लोग थे गिराने वाले। उस समय मात्र भाजपा के तो 6 मेंबर थे। अभी कुछ दिन पहले भाजपा जिला बालोतरा की जो एक मीटिंग रखी गई, जिसमें कमेटी बनाई जा रही थी, उसमें आपको लगभग जिला उपाध्यक्ष भी घोषित किया गया था। कमेटी का बाबू सिंह जी के अंडर में बनी थी, जो जिला अध्यक्ष हैं, तो उसका वापस विघटन हो गया। तो उस विघटन के पीछे किन किन लोगों का हाथ था और मंशा क्या थी इस विघटन की?
मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं बताना चाहूँ। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन है। 365 दिन संगठन भारतीय जनता पार्टी के लिए, आम आवाम के लिए, जनता के लिए काम करता है। संगठन में हर 3 साल में जिलाध्यक्ष की नई नियुक्ति होती है। उसके तहत हमारे महेश बी चौहान साहब पहले 2 बार जिलाध्यक्ष रहे, एक बार ये 1 साल के रहे, दूसरी बार 1.5-2 साल रहे। तो मुझे पहले महेश बी साहब के साथ जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा काम करने का मौका मिला। सेकेंड टर्म में जिला मंत्री के रूप में मैंने उनके साथ काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे शीर्ष नेतृत्व को, राजस्थान प्रदेश के नेतृत्व को, कि मुझे युवा मोर्चा के साथ भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मौका मिला। जब हमारे बाबू सिंह जी राजगुरु, जो पिछले 40 साल से सिवाना विधानसभा बाड़मेर जिले में संगठन के विभिन्न पदों पर रहे, जिला परिषद में रहे, ऐसे अनुशासित और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो कार्यकारिणी बनाई है उसके अंदर आज तक विघटन की बात तो मैं कह नहीं सकता आपको, स्टे जरूर हुई है। और हमें विश्वास है कार्यकारिणी बहुत जल्द जो भेजी गई है वही कार्यकारिणी गठित होगी। हमारे प्रदेश नेतृत्व, जिले का और संभाग में सबसे बात हो गई है। पर ये जो आप कह रहे हो स्टे आया, तो इसके स्टे के पीछे हाथ किसका है? किसका हाथ मानते हैं आप? स्टे ऐसा कुछ नहीं है। ये कार्यकारिणी हमारा प्रदेश में भी नई कार्यकारिणी आई है, इस हिसाब से डिले हुई है। हमारे साथ साथ और भी कोई कार्यकारिणी रुकी हुई है, इसमें ये कतई नहीं समझा कि रुकी हुई है या हाथ है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हम तो पहले ही आपको बधाइयां दे चुके थे, फिर वो विघटन जैसी हमको तो लगी, अब इसलिए कई बार स्टे हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के माध्यम से चलती है, या फिर कोई आपसी फूट से नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी एकजुट पार्टी है। मोदी जी के नेतृत्व हम सब इस देश को, माँ भारती को परम वैभव पर ले जाने के लिए हम सब काम कर रहे हैं। आप सिवाना के स्थानीय नेता हैं, सिवाना को बड़ी नजदीकी से जानते हैं, तो सिवाना के अंदर ऐसी ऐसी कौन सी समस्या हैं जो वास्तव में अभी तक सुधारी नहीं गई है? वो पहले प्राथमिकता में उसको सुधारनी जरूरी है। ऐसी कोई 2-4 समस्याएं हो तो आप बता सकते समस्याओं की मैं बात करूं तो सिवाना में मैं एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं और एक संगठन करता हूं। संगठन के लिए ही काम किया मैंने। उसके साथ साथ जिला परिषद में 5 साल रहा। तो हमारी पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने जब 2003 में मुख्यमंत्री बनी तो 2004 में एक योजना बनाई, पोखरण पलसून योजना, जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है पानी की। पानी की इतनी विकट समस्या है, आप भी देख रहे हो। 2003 से 8 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसमें जितना काम हुआ उसके बाद 8 में सरकार बदल गई। 8 से 13 तक गहलोत सरकार आई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ, आंकड़े उठा के देख लें आप कि कंपनी ने या कांग्रेस सरकार ने 1 फीट भी पाइप लगाया हो तो बता दें। उसके बाद में वापस वसुंधरा जी 13 में सरकार में आई तो हमारे तेलवाड़ा अंतिमटा तक टंकियाँ बनी, पाइपलाइन डाली। मात्र 5 किलोमीटर की ये लाइन वंचित रह गई थी। मैं मानता हूँ हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसी कमी रही होगी, और मैं भी उस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हम इस जनता को पानी नहीं पिला पाए। फिर भी कांग्रेस की सरकार 4.5 साल हो गए, आज तक उस 5 किलोमीटर की पाइपलाइन आज तक नहीं लगी है। आज भी मेरे गांव में पादड़ी कला में वो उनका स्टोरेज है। हमने जहाँ तक 90% काम करके छोड़ा था और आज 10% काम अभी उन्होंने 4.5 साल में किया है। ये स्थिति है। पर कांग्रेस वाले तो कह रहे थे कि हमने तो पाइपलाइन सिवाना तक तो पहुंचा दी है, अभी तुरंत जल्दी जल्दी पानी आने की आप देख लें, सर्वे कर लें, पूछे 4.5 किलोमीटर में उनको 4.5 साल लग गए। ये कांग्रेस का विकास है। और भारतीय जनता पार्टी का विकास पोखरण पलसून योजना से पानी लाकर उन्होंने यहाँ तक अंतिम गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया है। बालोतरा को पानी मिल गया है। कांग्रेस वाले तो यही कह रहे हैं कि भाई हम तो वही पोखरण पलसून वाली योजना को पूर्ण करके सिवाना तक पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे स्थानीय विधायक हैं वही रोड़े डाल रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। विधायक जी ने पहले काम किया पार्टी के लिए। भाजपा के राज में मैंने आपको पहले ही बताया, मात्र कुसिप तक लाइन आ गई। 4.5 किलोमीटर में 4.5 साल लग गए। ये विकास का एजेंडा इनका। आपका कहने का मतलब कि कांग्रेस पानी लाने में भी रोक लगा रही है, बिल्कुल आने नहीं करना ही नहीं चाहती। उनके पास एजेंडा ही नहीं है, नेता भी नहीं है, नीयत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास। फिर ये जो अभी कांग्रेस वाले जो कैंप वैम्प लगा रहे हैं, भाई हम ऐसे ऐसे सुविधाएं दे रहे हैं, मुफ्त दे रहे हैं, तो ये सुविधाएं क्या वास्तव में हो रही है या फिर सुविधाएं? पोपर गंडा जब राज्य में आते हैं, अशोक गहलोत जी का इतिहास रहा है। आप पहले देखिए 98 में आए, 2003 में इन्होंने खूब घोषणाएं की तो 156 सीटों से 56 सीटों पर आ गए। जब 8 में वापस 96 सीटों के साथ सरकार बनाई तो मात्र 19 सीटों पर आके अटक गए। और मैं आज आपको कह रहा हूँ, कांग्रेस के मंत्री भी कह रहे हैं, एक फॉर्च्यूनर माने जीते विधायक इनके बचेंगे। ये स्थिति है कांग्रेस की।
अगर इनको जनता को देना था तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जवाहर सिंह साहब कि इनके पास 4.5 साल का समय था। आज ये पशुओं का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, गारंटी कार्ड बांट रहे हैं। आपने जो गरीब जनता से वादा किया कि हम 10 दिन में हमारी सरकार बनती किसानों का कर्ज माफ करेंगे, आपने राजस्थान में कहीं हुआ कर्ज माफ? इन्होंने कहा हम युवाओं को रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, हुआ कहीं माफ? आज राजस्थान अत्याचार में नंबर 1 पे, दलितों के साथ अत्याचार में 1 नंबर पे, महिला उत्पीड़न में 1 नंबर पर। फिर ये क्या इतिहास, क्या गहलोत साहब ये कहना तो चाह बता रहे रहे हैं कि हम महिलाओं को, बेरोजगार महिलाओं को 4,500 का भत्ता दे रहे हैं और पुरुषों को 4,000 का भत्ता हैं? दे ये रहे हैं। किसको मिला है आप बता दें। सिवाना क्षेत्र में, बालोतरा जिले में कहीं बता गए ऐसा हुआ है? एक भी जगह हुआ हो तो बता दें। कहने की बातें अलग है, रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं। करना होता सही, नहीं तो होती 4.5 साल पहले क्यों नहीं किया आपने? तो फिर ये बिजली जो मुफ्त में दे रहे हैं उसका क्या है? बिजली मुफ्त में मिली किसको? रजिस्ट्रेशन की बात की 1 अगस्त से लागू करेंगे। 1 अगस्त में जब इनका लागू हो जाएगा तो 1 महीना इनके पास रहेगा सरकार का। 4-6 महीने तो लगभग फ्री मिली है ना लोगों को। मिली का अभी तक तो बिलों में आई नहीं है। सर चार्ज इन्होंने लगा के प्रत्येक बिल अब बढ़े हुए आए हैं। जैसे 2-2 महीने से इन्होंने बिल नहीं, भेजे हैं। अब जैसे ये कैंपेनिंग कर रहे हैं ना, इससे पहले तो फ्री ही थी। अब इससे पहले तो 0 बिल आ रहे थे। 0 बिल 50 यूनिट उन्होंने फ्री करने की कोशिश की थी। 50 यूनिट तो 50 यूनिट का अगर आप फ्री दे रहे थे, फिर आप 100 यूनिट के लिए आप बेरोजगार का, बुजुर्ग का, वरिष्ठ नागरिक का अपमान करने की कहाँ जरूरत पड़ी? लाइन में खड़ा करने की कहाँ जरूरत पड़ी? अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन था, आप दे रहे थे तो दे देनी चाहिए थी आपको। फिर तो हिंदुस्तान के लोगों का क्यों अपमान कर रहे हैं? राजस्थान की जनता का, बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं ये भगवान और गुरुदेव इस अशोक गहलोत सरकार को माफ नहीं करेंगे। इनके कुकर्म है कि जनता को 4.5 साल लूटने का काम किया, एक दूसरे की लड़ाई में लगे रहे और अब जनता को रेवड़ियां बांटने की बात कर रहे हैं। एक तरह का ये जो कैंपेनिंग है इनकी पार्टी का एजेंडा ही समझ लो कि भाई इससे वोट बटोर लेंगे हम, यही परिस्थिति हुई। अशोक गहलोत ने पिछली जाति सरकार में, मैंने आपको पहले ही निवेदन किया, इन्होंने जांच के नाम पे एजेंडा खड़ा किया था, हम फ्री दवाएं देंगे, फ्री जांचें करेंगे। कितने लोगों की जांचें हुई? 100 सीटें तो इन्होंने 20 साल में पार की नहीं जब तक गहलोत साहब आए हैं। उसके बाद कांग्रेस ने 100 सीटें पार नहीं की है और भारतीय जनता पार्टी आज भी 70 सीटों के साथ अपोजिशन में काम कर रही है। जनता की आम आवाज उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है। चलो कोई बात नहीं। अब मैं भी सिवाना स्थानीय हूँ, आप भी सिवाना स्थानीय हैं। पादरडी लगभग हाँ, 1 किलोमीटर मेरा गांव है। नगर पालिका में आ गई है ना। हाँ। पादरडी भी अभी ले रहे हैं, ये उन्होंने गजट जारी किया है। लेकिन नहीं है तो आ जाएगी, लगभग ये चुनाव से पहले तो आ ही जाएगी, है ना। तो सिवाना के अंदर ऐसा कोई बगीचा नहीं है, नगर पालिका भी हो चुकी है। कम से कम नगर पालिका ना हो, गांव भी हो ना, तो भी एक ऐसा बगीचा तो होना चाहिए कि जो लोग यहाँ पे आ सके, वॉकिंग पे घूम सके, सुकून की सांस ले सके सुबह जल्दी जल्दी उठ के। तो ऐसा बगीचा होना नहीं चाहिए क्या? भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, वसुंधरा जी ने एक राजस्थान लेवल पे एक निर्णय लिया कि गांवों में हमारे जो युवा हैं उनके लिए खेल मैदान होना चाहिए, घूमने के लिए। हमारे बुजुर्ग हैं, उनके सुबह वॉकिंग ट्रैक बनना चाहिए। अच्छा। आपने देखा होगा कई गांवों के अंदर स्टेडियम हमने बनाए, कई गांवों में स्टेडियम बने। मुख्यमंत्री जी ने 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख तक के स्टेडियम बनाए। सिवाना में जो सरपंच रहे पहले, वो अपोजिशन विचारधारा के रहे, इसलिए जो काम था वो हो नहीं पाया। उसके बाद में भी बगीचा पूर्ववर्ती सरपंच रहे, उन्होंने बनाने की कोशिश की है। नगर पालिका के बाहर बना हुआ आपने देखा होगा, उसको भी तोड़ के छोटा कर दिया, उसके अंदर से भी रोड निकाल दी। यहाँ नगर पालिका में कोई विकास का एजेंडा इनके पास है नहीं, कोई योजना है नहीं। आधे भाग में भवन बना दिया, आधे भाग में भवन बना दिया, बल्कि सरकारी लैंड और भी पड़ी है। कॉलेज के पास में लैंड पड़ी है, दूसरी जगह है, उधर खाकड़ाई रोड पे है, ये कहीं और भी बना सकते थे। सही बात। मगर होना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सिवाना की जनता को बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के वापस शासन आएगा तो हम इस सिवाना के लिए, युवाओं के लिए, वरिष्ठों के लिए, आम जन के लिए खेल के माध्यम से खेलो इंडिया, मोदी जी के नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा है, भारत सरकार चला रही है, युवाओं को खिलाएंगे, बुजुर्गों का मान सम्मान करेंगे। ऐसा हमें विश्वास है कि आने वाली सरकार में निश्चित रूप से। वैसे तो अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि हम तो राजस्थान का ओलंपिक, मिनी ओलंपिक चला रहे हैं, सबको आगे ले जा रहे हैं। युवाओं के अंदर ओलंपिक के नाम पे इन्होंने बखेड़ा खड़ा किया है, प्रशासनिक अधिकारियों को एक दूसरे को आपस में टांग खिंचाई, लड़ाई का काम किया है। मैं मानता हूं अगर इनको करना होता, आज आपने देखा होगा बाड़मेर के अंदर कितनी लड़ाई हुई, कितने मुकदमे हुए, ये आपस में ओलंपिक के नाम पे। पक्षपात भी हो रहा है ना, पक्षपात भी हुआ। जो इनके लोग हैं, इनके चहेते लोग, इनके कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनका इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया। सिवाना की बात करूं तो मैंने पिछली बार जिद करके बीडीओ और सीओ से बात करके ये सिवाना में रजिस्ट्रेशन कराया। पिछली बार भी नगर पालिका में पहले फॉर्म भर दिए, उसके बाद नगर पालिका हो गई। नगर पालिका के खिलाड़ी वंचित रह रहे थे, हमने प्रयास करके सबको खिलाने का प्रयास किया।
फिर भी इन्होंने भाई भतीजावाद करके आम लोगों के साथ, युवाओं के साथ छलावा किया। अभी सिवाना है, मेन रोड भी बना हुआ है, अच्छा बन गया है, कहीं कहीं जगह टूटा हुआ है तो वो भी तैयार हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। सरकारी बसें भी हैं, प्राइवेट बसें भी हैं, लेकिन बसों के रुकने के लिए और यात्रियों को बसों में बैठने के लिए कोई व्यवस्थित सुविधा भी नहीं है, यानी कि प्रॉपर बस स्टैंड नहीं है। क्यों नहीं है? बस स्टैंड की कई वर्षों से मांग थी। मैं जब भारतीय जनता पार्टी में पहले आया, मुझे याद है टीकम चंद जी खान साहब हम्म। विधायक थे, तब उन्होंने प्रयास किया था कि वहाँ कृषि मंडी की तरफ बस स्टैंड बनाया जाए। उसके बाद में जो ये नगर पालिका की बार जमीन पहले बात की, यहाँ भी प्रयास हुआ बस स्टैंड बनाया जाए। मगर मैं आपको बता दूं, अखबार में भी आपने पढ़ा होगा 2 दिन पहले, कि राजस्थान जोधपुर डिपो में, बाड़मेर डिपो में बसों की बहुत कम संख्या है। जो राजस्थान सरकार की बसें खटारा हो गई है। पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में इतनी बसें चलती थी, इन्होंने ग्रामीण रोडवेज भी चलाई। आज एक भी रोडवेज चल रही होता मुझे बता दो। ग्रामीण बसें अनुमोदित करके गांवों की जनता को राहत प्रदान करने का काम किया। आज कांग्रेस कह रही है हम महिलाओं को फ्री ले जा रहे हैं, आधे टिकट में ले जा कहाँ रहे, बसें ही नहीं है। आप सिवाना में सर्वे करके देखें कितनी रोडवेज की बस आ रही है। एक टाइम अपन ने वो भी देखा है, हर 15 मिनट 20 मिनट में बस आती थी। भाई भाई, बस स्टैंड नहीं होने की वजह से ट्रैफिक भी तो हो रहा है, लोगों को असुविधा भी तो हो रही है। अगर एक बस स्टैंड बन जाए तो अच्छी सुविधा तो मिलेगी ना। बस स्टैंड के ऊपर पे वहाँ आज भी प्राइवेट बसें लगती है। वहाँ गवर्नमेंट जगह की लगी हुई थी बुकिंग, उसको सरकार ने आते ही वहाँ से हटा दिया। उस जगह को किराए पे दे दिया अपने चहेते लोगों को। वो थी रोडवेज की जगह। नहीं, फिर भी वो भी जगह, जो बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड है, वो भी जगह ही तो छोटी पड़ रही है। पर्याप्त जगह नहीं है। उसके बाद थाना यहाँ से शिफ्ट हो गया, हाँ। एसडीएम कोर्ट वहाँ बाहर शिफ्ट हो गया। तो जगह वैसे कर सकते हैं, जिनकी करने की नीयत नहीं है। और मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा, सबसे पहला हमारा एजेंडा रहेगा लोगों को मूलभूत सुविधाओं उपलब्ध करवाना, बस स्टैंड बनवाना, सिवाना का सौंदर्यीकरण कराना, ये सब हमारे एजेंडे में रहेगा। अब अपने हॉस्पिटल जो है उसकी हालत तो आपको भी पता है कि कोई डॉक्टरों का ठिकाना नहीं है, दवाइयों की सुविधाओं का ठिकाना नहीं है। मैं आपको उसके बारे में भी मेरे पुराने वीडियो में आपको बताऊंगा, न्यूज़ बताऊंगा। हमने 4 साल में कम से कम 5 से 7 बार प्रदर्शन किए हैं। मैं इस बार की भी आपको बात करूँ, नसबंदी का कार्यक्रम था, यहाँ बहनें आई हुई थी 50-60 बहनें, और हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी थी। एक भी इनका पंखा ठीक नहीं, एक भी इनका कूलर ठीक नहीं। फिर मैंने स्वयं ने वहाँ खड़े होके, युवाओं के साथ खड़े होकर पूरी व्यवस्था करवाई, डीजी को ठीक करवाया, इनके पंखे ठीक कराए, कूलर एक ही दिन में ठीक करा के व्यवस्था सुधारने का काम किया है। आज जो डॉक्टर यहाँ लगे हुए हैं सिवाना में, ये ऑर्डर में और वावे लेने में कांग्रेस के लोग कई लगे हुए हैं। हमें भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पता लगता है कि ये फलाने करवाई, ये फलाने करवाई, ये फलाने करवाई। कितने डॉक्टरों ने ज्वाइन किया है, आज आप जाके देखें। कोई डॉक्टर ज्वाइन करना ही नहीं चाह रहा है इस राज्य में, ऐसी स्थिति है। तो डॉक्टर नहीं आना चाह रहा, इसके पीछे कोई खास वजह है? इसकी वजह यही है कि यहाँ इनका प्रशासन का तरीका सही नहीं है। ऐसे डॉक्टरों को बिठा रखा है जो आए दिन नशे में रहते हैं। आपने ये भी देखी होगी, धरने भी देखे होंगे इस राज्य में। कांग्रेस के लोग ही जो सरकार में हैं, उन्होंने धरने दिए 5-5 दिन तक। चाहे प्रधान हो, चाहे पूर्व प्रधान हो, चाहे और पूर्व एमएलए हो, वो लोग भी धरने पे बैठे हैं। बीच में तो डॉक्टरों और कांग्रेस वालों के बीच में खींचातानी भी हुई थी, ऐसे भी सुनने में आया था। यही स्थितियां हैं। फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष में होने के नाते समय समय पे इनकी नींद खोलने का काम करते हैं। आप एक युवा नेता हैं, युवा नेता होने के नाते सरकार की, यहाँ की जो सिवाना की जनता है उसके प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, यानी कि स्कूलों का जायजा वगैरह लेना भी आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। तो क्या आप कभी स्कूलों का जायजा लेने भी जाते हैं? मैं जिला परिषद का सदस्य था, पूरे क्षेत्र में स्कूलें चेक करता था। और मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमारा जो बागड़ा बेल्ट है, सिवाना का बेल्ट है, ऐसा एक भी स्कूल नहीं था जहाँ 15, 17, 18, 20 का स्टाफ नहीं था। अभी मैं वार्षिक उत्सव में जाना हुआ मेरा कुंडल 2 महीने पहले, तो वहाँ मात्र 5 या 6 लोगों के भरोसे पूरा विद्यालय है। वहाँ पे कांग्रेस के नुमाइंदे भी वहाँ थे, उनको हमने बताया। मैं जो आपको बात कह रहा हूँ बिल्कुल आंकड़ों में कह रहा हूँ, हवा में कोई किसी तरह की बात नहीं बता रहा हूँ। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सीबी ऑफिस है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के शासन में कितने लोग थे, कितने अध्यापक लगे हुए थे, और आज की स्थिति में अध्यापक नहीं है। गहलोत सरकार कह रही है मैं स्कूलें खोल दी, इंग्लिश मीडियम खोल दी। नाम बदलने से, बोर्ड लगाने से स्कूलें नहीं चलती है। इंग्लिश पढ़ाएंगे कौन? इंग्लिश पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं, उन्हीं शिक्षकों को लगाया है जिनकी किसी प्रकार की डिग्री नहीं उनके पास, फिर भी कह रहे हो इंग्लिश मीडियम हमने खोल दी। मैं तो खुद ये स्कूलों का जायजा करने जाया करता हूँ। मैं कोई राजनीतिक पक्षपात नहीं रखता हूँ, या मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो
एक छोटा सा व्यापारी भी हूँ, एक शिक्षक भी हूँ, उसके नाते मैं जो जायज़ा लेने जाता हूँ, मैं कई बार टीचरों को पूछता हूँ कि आपके जो पढ़ाने के तरीके हैं वो क्या है, बच्चे कमज़ोर क्यों रह रहे हैं, इसकी वजह कुछ बता पा रहे हैं। लेकिन टीचर्स लोग ये चीज़ बता नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक ट्रेनिंग मोड होना चाहिए, सरकार के द्वारा कुछ ट्रेनिंग चलाई जानी चाहिए, लेकिन होता नहीं है वो चीज़ें। क्योंकि देखो, एक रिजर्वेशन बेज ऐसा बन गया है कि कभी कभार टीचर्स कमज़ोर भी हो जाते हैं, ऐसी कोई ज़रूर नहीं है, आ गए, लेकिन जो टीचर कमज़ोर हैं उनको भी पक्का तो करना चाहिए, उनके पीछे एक ट्रेनिंग तो होनी चाहिए, लेकिन वो भी है ही नहीं। तो उसके पीछे ऐसे कुछ आपका एजेंडा रहेगा, अगर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे शासन आएगा वापस राजस्थान के अंदर, तो वो चीज़ें आप बन पाओगे वापस या नहीं? बिल्कुल 100%। हमारी पूर्ववर्ती सरकारों में आपने देखा होगा शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार किया है। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो आपने ये भी समय देखा है जब कांग्रेस की सरकार में मंत्रियों के बंगले पे लाइनें लगती थी ट्रांसफ़र करवाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने इतना पारदर्शिता कर दी कि आप आवेदन दो, उसके बाद पहले आओ पहले पाओ, जिस सब्जेक्ट का शिक्षक होगा उसी की पोस्टिंग होगी, और पूरी अपनी पोस्टें यहाँ पर फुल थी। और आज के डेट में आप देख लें पूरी स्कूलें खाली पड़ी है। बिल्कुल इनका कोई काम करने का एजेंडा नहीं, तरीका नहीं। और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी पूछता है एक शिक्षक सम्मेलन में, मंत्री वहाँ बैठा होता है उनके आगे पूछता है कि आपको ट्रांसफ़र करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, तो वो गुरुजन वहाँ हाथ खड़े करके कहते हैं रिश्वत देनी पड़ती है तब जाके हमारी ट्रांसफ़र होती है। इससे ज़्यादा जोर से क्या विडंबना होगी, क्या जनता का खून चूसने का काम ये सरकारें कर रही है। मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आंकड़ों की बात करूँ आपको। ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, गांव गरीब के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, इनको पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकारों की। वहाँ पे शिक्षक नहीं, स्टाफ नहीं, तो कहाँ से होगी। और वसुंधरा जी की सरकार में इतना नॉमिनेशन बढ़ गया था सरकारी स्कूलों का, सुदृढ़ तरीके से स्कूलें चल रही थी, उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आ रहा था। अब आप सिवाना के माहौल की काफ़ी अच्छी चीज़, जो मेन रोडें हैं तो अच्छी बन गई है, जैसे हाईवे वगैरह है, तो लेकिन जो कुछ गांवों से जोड़ने वाली सड़कें हैं ना, उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। ये परिस्थिति क्यों हो रही है? जो आप शहर की सड़क की बात कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको बताऊं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बालोतरा से लेकर छांडेराव तक 325 नंबर नेशनल हाईवे, ये नेशनल हाईवे बनाए। हमारे गुरु महाराज का धाम है ब्रह्मधाम आसोत्रा, वहाँ पे बाईपास बन रहा है, सिवाना में बाईपास बन रहा है, मोकलसर में बाईपास है, काठाड़ी में बाईपास है। वो रोडें तो हमारे भारत सरकार कर रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से गडकरी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि देश में आज इंफ्रा का इतना अच्छा काम हो रहा है, इतनी अच्छी रोडें बन रही है। हमारे क्षेत्र में 6 लाइन गुजर रहा है, भारतमाला आपने देखा होगा, इतना जोरदार है। आज हम भी इसका आनंद उठाते हैं, मोटली से चढ़ते हैं, आदरू जाके उतरते हैं, इतने बड़े रोड बन रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। और मोटले से सीधे चंडीगढ़ भी जा चंडीगढ़ तक अभी मोदी जी ने बीकानेर में उद्घाटन किया इसका, देखो आप। उसके बाद में आप रोडों की बात करो, ग्रामीण रोडें कितनी खराब है। हमारा जो मेन रोड है यहाँ से जाने के लिए सिंदरी जाते हैं, कितना रोड टूटा फूटा है, गाँवों की सड़कें खराब पड़ी है। और मैं एक आपके चैनल के माध्यम से और धन्यवाद देना चाहूँगा, जो सिवाना की लाइफ लाइन है, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने और हमारे परिवहन मंत्री जी सिवाना, समदड़ी, कल्याणपुर और डांडनिया तक इस रोड को बनाया। बीजेपी के राज में इसका टेंडर हुआ, बीजेपी के राज में टेंडर करके ये रोड आज जोरदार बन गया है। और राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने टोल मुक्त राजस्थान की जनता को रोडें दी थी, और आज ये टोल वापस स्टेट हाईवे पे चालू कर दिया गहलोत साहब ने। कहाँ राहत दे रही है, तो जनता को हाथ करने का काम कर रहे हैं राहत के नाम पर। सिवाना, गढ़ सिवाना क्यों कहलाता है? सिवाना के अंदर भव्य दुर्ग है, सिवाना का दुर्ग का निर्माण करवाया, यहाँ के राजा रहे, उनके नाम से हमने वीर नारायण परमार राजकीय महाविद्यालय खुलाने का सौभाग्य है। उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हम सब कार्यकर्ताओं को मिला, और मैं जिला परिषद सदस्य होने के नाते हमने सबसे पहले ग्राम पंचायत में प्रस्ताव लेकर पंचायत समिति से अनुमोदन करके जिला परिषद से अनुमोदन करके राज्य सरकार को भेजा, और सिवाना के संस्थापक सदस्य के नाम से वीर नारायण राजकीय महाविद्यालय बना। ये भी हमारे युवाओं के लिए अच्छी सौगात मिली है। पर अभी तक तो किले का कोई ऐसा कुछ निर्माण दिख नहीं रहा है जिससे टूरिस्ट आए वहाँ पे, और जनता को सिवाना के अंदर जो दुकानों वाले बैठे हैं उनको भी इनका लाभ मिल सके, ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अभी किले की जो जमीन है उसका टाइटल क्लियर नहीं है, जमीन का भी है, उसके बाद में ये निजी हाथों में है कहीं। हमने हमारे ओंकार सिंह जी लखावत का 2 बार विजिट कराया था, MLA साहब वगैरह सब भारतीय जनता पार्टी की टीम ने। हम चाह रहे थे सिवाना के संस्थापक की यहाँ बड़ी मूर्ति लगे, किले का सुधार हो, पुरातत्व विभाग के माध्यम से इसका जीर्णोद्धार किया जाए,
और आम जनता के लिए खोला जाए टूरिस्ट पॉइंट के लिए। आगे जब मौका मिलेगा तो उसके लिए और प्रयास करेंगे। क्योंकि जो यहाँ के अस्त्र शस्त्र थे वो भी यहाँ पे नहीं है, इसका जीर्णोद्धार हुआ नहीं है। बाहर के लोग आएंगे तो देखेंगे क्या? अगर कुछ उसको ढंग से व्यवस्थित कर दिया जाए तो यहाँ की जो दुकानें हैं ना, उनकी भी तो रौनक बढ़ेगी। अगर रौनक टूरिस्ट बढ़ेगी, आएंगे। गांव की रौनक बढ़ेगी। जैसे पूर्ववर्ती सरकार ने पनोरमा बनाया, आपने देखे हो तो, अबू जी का बनाया, तेजा जी का बनाया, रामदेव जी का बनाया, ऐसे पनोरमा बने। हम भी चाहते हैं कि हमारे संस्थापक के नाम पे पनोरमा बनाया जाए किले में, आम लोगों के लिए देखने के लिए अच्छी व्यवस्था हो। हमारे भाई बहन जो बाहर रहते हैं वो भी यहाँ कभी कभार आए, परिवार के साथ आए, हमारी संस्कृति अपना से जुड़े रहें। अच्छी बात है। सिवाना के अंदर जल समस्या एक बहुत बड़ी विडंबना है, लेकिन इसका अभी तक कोई सार नहीं निकला। मैंने विधायक साहब से भी बात की थी, मैंने सुनील जी परियार साहब से भी बात की है, गरिमा जी से भी बात की है। जो जो लोग मुझे मिले ना, मैंने सबसे इस जल समस्या के बारे में पूछा। सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन एक्शन किसी का नहीं हो रहा है। तो ये कब तक सुधार आ जाएगा कि सिवाना वाले जल समस्या से निवारित हो जाए? एक्शन की बात अपन ने पहले की है कि पूर्ववर्ती सरकार ने इतना काम किया। आज की 4.5 साल की अशोक गहलोत की सरकार की विदाई होने वाली है, एक भी इनका अधिकारी यहाँ रहा होता बता दें। ये लोग तो कह रहे अभी हैं ये कह रहे हम हमारा कर रहे हैं। अभी ये कह रहे हमारा ईएन इनका भी आया है, एक जेईएन के भरोसे, एक हमारे सिर्फ हेल्पर के भरोसे सिवाना का पूरा चल रहा था ऑफिस। तो अपन उम्मीद करना भी बेकार है इनसे। तो अगर आपकी मंशा होती पानी लाने की, नहीं आई, 15-20 दिन का लगभग महीने जितना हो गया था। अब आप स्थिति देख लो, बारिश का समय है, इतनी उमस है, गर्मी है। आज 5-5 दिन से लोगों को लाइट नहीं, 15-15 दिनों से लाइट नहीं। विधायक महोदय जी विधानसभा में सवाल खड़े कर रहे हैं, लाइनें गिरी हुई पड़ी है, आज भी ये ठीक करने के लिए नाम पे नहीं है। इंसुलेटर बोल रहे हैं खराब हो रहे हैं। इंसुलेटर है ही नहीं इनके पास। एक आज किसान को डीपी नहीं मिल रही है। और घरेलू लाइट है, जो आम आदमी लाइट से जुड़ा हुआ है, मजदूर है, किसान है, आम नागरिक है, उसको लाइट की आवश्यकता होती है। सुबह व्यापारी दुकान पे जाता है, मजदूर काम पे जाता है, स्टूडेंट विद्यालय जाता है, उनके लिए भी लाइटों की व्यवस्था नहीं है। मेरे गांव में पिछले 3 दिन से लाइट बंद थी, आज मैंने सामने खड़ा रख के सुबह लाइट चालू करवाई। आज की बात बताऊं, ये स्थितियां हैं। इनके पास अधिकारी नहीं, अधिकारी नकारे बैठे हैं जो बिना पैसे किसी का काम नहीं करते। इतना भ्रष्टाचार कर रखा है विद्युत विभाग में और पीएचडी में। ये जो तूफान आया था बिपरजॉय, इससे पहले जो वावाजोड़ा आया था ना वो पूरा, तो उसमें खंबे वगैरह भी गिरे थे थोड़े, तो भी उसमें लगभग महीना निकाल दिया था इन्होंने। बिपरजॉय को भी साथ में मिला दिया था इन लोगों ने। इनके पास जो टीमें लगी हुई है वो मात्र आंकड़ों में लगी हुई है। ये कह रहे हैं हमारे पास 3 शिफ्ट की टीम है, और मैं आपको बता सकता हूँ सिवाना की, सिणदरी की, पादरू की और समदड़ी की नाम मात्र के लोग लगा रखे हैं। आईएन जेईएन और एक्शन मिलके ये पैसे लूटने का काम कर रहे हैं। उन लोगों के माध्यम से ठेकेदारों से मिली भगत करके ये पैसे लूटने के सिवाय कुछ नहीं है। झाड़ी कटिंग के नाम पे आपने देखा होगा, आप उनकी सूचना मांगे, हर बार झाड़ी कटिंग के नाम पे 5 लाख 7 लाख 10 लाख का बिल बनाते हैं, और धरातल पे झाड़ी कटती नहीं, होती नहीं है। तब ये समस्या आ रही है हमारे खेतों में। सिवाना के लिए मैं जब जिला परिषद का सदस्य था, सिवाना में वोल्टेज की बहुत समस्या थी। हम लोगों ने एक सर्वे करा के, टीम पूरी लगा के, अधिकारियों के माध्यम से नए सब जगह हर गली मोहल्ले में ट्रांसफर लगवाए। देवंदी रोड हो, खालसा का वास हो, रोहितों का वास हो, सदर बाजार हो, पोल के अंदर हो, ब्रह्मपुरी में, तो लाइट की बिल्कुल सुविधा ठीक हो गई थी। सही बात है। उसके बाद में वापस ये जब से कांग्रेस की सरकार आई है, पहले तो ठीक मामला था, 2 साल से तो भयंकर परेशानी कर रखी है इन्होंने। अभी ये लोगों को आपने पूछा पहले कि लाइट फ्री दे रहे हैं, लाइट आई नहीं रही है तो फ्री देंगे कहाँ से? हाँ, तो वो फिर फ्री का मतलब ही नहीं है। लाइट भी नहीं, आप तो देख रहे हैं 8-8 घंटे लाइट नहीं है। सही बात। 15-15 दिन से हमारी ढाणियाँ जुड़ी हुई नहीं है। जो हमारे दीनदयाल ज्योति योजना थी प्रधानमंत्री जी की, कि हिंदुस्तान में जब प्रधानमंत्री 2014 में गद्दी पे आए, 19 लाख गांवों में लाइट नहीं थी। उन्होंने 19 लाख गांवों में लाइट देने का काम किया, बिना मांगे हुए, बिना गारंटी कार्ड दिए हुए। और आज ये गारंटी के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये स्थिति है। भाई बता रहे हैं भाई हम गारंटी दे रहे हैं, गारंटी देने की क्या जरूरत है, आप लाइट दे दो। लाइट आ ही नहीं रही है, फ्री दे रहे हैं बिल, लाइट भी नहीं है तो गारंटी बिल देने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट लाइट ही दे दो ना, गारंटी की क्या जरूरत है? आप गारंटी कार्ड बता रहे हो, उसका मतलब क्या, कि आपको देना नहीं है क्या? एक तरफ जो सुराज है, जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, बिना मांगे देते हैं। और ये मांग मांग के हिंदुस्तान के स्वाभिमान का, एक आम आदमी का, उनकी बेइज्जती करने का, इज्जत उतारने का काम ये कांग्रेस की सरकार कर रही है। ये नौकरियों में वगैरह रिजर्वेशन होता है ना, क्या रिजर्वेशन जरूरी है? अब ये देखो, सरकारों की व्यवस्था है, मैं तो एक संगठन का कार्यकर्ता हूँ,
ये बड़ी बात है। आप बड़े लोगों का इंटरव्यू कराएं, उनसे पूछें। और आज देश के प्रधानमंत्री जी ने सवर्णों को रिजर्वेशन नहीं था, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सवर्णों को 10% रिजर्वेशन दिया है, तो इस देश में सबको रिजर्वेशन मिल रहा है। वैसे सबको अगर रिजर्वेशन मिल रहा है तो किसी को ना मिले तो क्या फर्क पड़े? वो बड़ी बहस की बात है, लोकसभा पार्लियामेंट की बात है, राजस्थान सरकार करेगी। कोई बात नहीं, अगर रिजर्वेशन हो तो आपके अनुसार किस तरह का होना चाहिए? अब वो विषय ऐसा, हमें मौका मिलेगा काम करने का, उस पद के लायक जाएंगे तो जरूर उस पर बात करेंगे। अभी आप कुछ नहीं बताना चाहेंगे? अब विधानसभा के चुनाव के बाद में नगर पालिका के चुनाव आएंगे लगभग 2024 के अंदर। आपका गांव भी लगभग लगभग नगर पालिका के अंदर में आने की संभावना है, तो आप ही जाएगा। तो क्या आप प्रमुख नगर पालिका प्रमुख बनने के लिए भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं जिला परिषद का एक बार चुनाव लड़ लिया मैंने, और हमारा तो प्रयास रहेगा कि सिवाना नगर पालिका को एक बार गठन हो गया, उन्होंने यहाँ पे चार्ज दे दिया, सरपंच को ईओ लगा दिया, उसके बाद अखबार में हम एक न्यूज़ पढ़ते हैं कि राजस्थान में 23 नगर पालिकाओं का विस्तारीकरण करके हमारा गांव का नाम भी आया है। हमारी ऑलरेडी ग्राम पंचायत चल रही है, हम वहाँ संतुष्ट हैं। हमारे गांव का सरपंच सब लोगों ने लिख के दिया, तहसीलदार, कलेक्टर और राज्य सरकार को, हम नगर पालिका में नहीं आना चाह रहे हैं, फिर भी ये फरमान थोप रहे हैं। ये मुझे तो नहीं लगता जायज़ है उसके लिए। नहीं, क्या नगर पालिका आने से उल्टा विकास नहीं होगा क्या? विकास अगर सिवाना का आज नहीं हो रहा है, नगर पालिका का ऑफिस आप स्वयं का देख लो, वहाँ कोई विकास का एजेंडा ही नहीं है, तो इतना बड़ा क्षेत्र बढ़ाने के बाद मुझे नहीं लगता समझो विकास कि होगा। भाई आपको अभी लग रहा है कि आप समझ लो भाई प्रशासन में लोग अच्छे नहीं है, या फिर प्रमुख काम नहीं कर रहा है, कुछ भी समझो, लेकिन आने वाले भविष्य में समझ लो नगर पालिका में बीजेपी आ गई या कोई और पार्टी आए, लेकिन अच्छा प्रमुख आ जाए, प्रशासनिक में जो ऑफिसर्स अच्छे आ जाए और अच्छा काम होने लग जाए, तो उस दिन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम भी नगर पालिका में रहते तो हमारा भी विकास होता? भारत गांवों का देश है, हम तो ग्राम पंचायत में खुश हैं। सिवाना हमसे 3 किलोमीटर की दूरी पे है, हमारा जो गांव का अंतिम सो है वो सिवाना से करीब 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर की दूरी है। वो व्यक्ति वहां से नगर पालिका में कैसे आएगा विकास करने के लिए, काम के लिए? हम तो ग्राम पंचायत में काम हो रहा है, हम लोग तो वहाँ संतुष्ट है हमारे गाँव में। गांव के अंदर ही कोई काम हो तो आसानी से वहीं निपटा सके। हाँ, ग्राम पंचायत में हम सब लोगों ने बैठ के तय किया था कि हमारा गांव ग्राम पंचायत में रहे, फिर भी ये फरमान है सरकार का। सूत्रों की माने ना तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान में ऐसी चर्चा है कि इस बार सिवाना विधानसभा सीट को एक युवा के हाथ में सौंपा जाए, और युवाओं की लिस्ट अगर देखी जाए तो सोहन सिंह बहल का नंबर सबसे पहले है। मैं तो एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के लिए काम करता हूँ, संगठन के लिए काम करता हूँ, और हम लोग तो हमेशा काम में विश्वास करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी संगठन शीर्ष नेतृत्व जो कहेगा वो मैं करूँगा, और पार्टी जो मुझे आज आदेश दे रही है, जिस काम के लिए संगठन के काम कर रहा हूँ, पार्टी कहेगी चुनाव लड़ने की बात है, पार्टी अगर आदेश करेगी, हाईकमान कहेगा तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हम सिवाना की जनता की सेवा करना चाहते हैं, युवाओं को जागृत करना चाहते हैं, युवाओं की सरकार लाने के लिए, देश में सुशासन लाने के लिए, राजस्थान में वापस सूराज लाने के लिए प्रयास करेंगे निरंतर। और भारतीय जनता पार्टी युवाओं के नाम पे काम कर रही है, संगठन में मौका दे रही है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मात्र 47 साल के हैं, जो 2 बार के सांसद हैं, जिलाध्यक्ष रहे, आज प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज हमारा मंडल अध्यक्ष है, उसकी लिमिट भारतीय जनता पार्टी ने 45 साल कर दी। आज हमारे जिलाध्यक्ष है, उनकी उम्र 55 साल कर दी कि भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष 55 साल का हो, भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष 45 साल का हो। युवाओं की ओर हमारा संगठन जा रहा है, तो निश्चित रूप से आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का होगा, आम आदमी का होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान आपको एक जिम्मेदारी सौंप दे कि भाई सिवाना का जो एमएलए का उम्मीदवार बनेगा, वो जैसे कि 3 नाम आगे ज़्यादातर आ रहे हैं, सोहन सिंह बहल, जोगेंद्र सिंह सिलोर और हमीर सिंह बहल तो है ही, ठीक है। तो इन तीनों में से आपको अगर सिलेक्शन करने की बारी आ जाए कि भाई आपको ही टिकट चयनित करनी है, तो आप किसका नाम आगे करेंगे? ऐसा कुछ होता नहीं है हमारे में। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी हमारा सिवाना विधानसभा का संगठन होता है, उसके मंडल अध्यक्ष हैं, पार्टी सर्वे करती है अपने स्तर पे, उसके बाद जिले से रिपोर्ट जाती है, उसके बाद विचार परिवार की तरफ से भी रिपोर्ट जाती है, उसके बाद राजस्थान में जो हमारी कमेटी है 13 लोगों की, वो तय करती है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड है जो तय करता है। कमल का फूल हमारा उम्मीदवार है,
और हम लोगों को तो आज भी खुशी है कि हम जिस संगठन में काम कर रहे हैं, इतने बड़े विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का है। उसका मैं कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और मुझे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 3 बार मिलने का मौका मिला है, तो मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए तो बहुत अच्छी बात है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब के साथ चाय पीने का मौका मिला गुजरात चुनाव में। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, युवाओं को उठाने का काम करती है। और हमारा उम्मीदवार की बात आपने जो पूछी, कमल का फूल हमारा उम्मीदवार है, जिसको पार्टी देगी उसके लिए हम काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी सिवाना से जीतेगी। और सिवाना की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लगातार हमने यहाँ 3 बार कमल खिलाया है, तो 36 ही कौम के लोगों की, युवाओं की, वरिष्ठों के आशीर्वाद से, माताओं के आशीर्वाद से, युवाओं के सहयोग से हम जीते हैं। अगर एक सवाल और पूछूं तो जैसे कि वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी पूर्ववर्ती सरकार के अंदर, तो अभी जो आने वाले 2023 का भी अंत में जो चुनाव होंगे तो इसमें उम्मीदवार तो, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तो पार्टी घोषित करेगी, लेकिन कौन चेहरा होगा आपके हिसाब से? कोई योगी वगैरह आएगा या वसुंधरा जी रहेंगे या कोई और ही चेहरा होगा? हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी जी है, कमल का फूल है। वसुंधरा जी हमारी वरिष्ठ नेता रही है, प्रतिपक्ष की नेता रही, 2 बार मुख्यमंत्री रही, प्रदेश अध्यक्ष 2 बार रही, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वसुंधरा जी ने, मैंने पहले ही आपको बताई, इतनी वसुंधरा जी की योजना है, भैरू सिंह जी की योजना है। और मैं तो हमारे राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ के युवा सांसद कैलाश चौधरी जी हैं जो भारत सरकार में मंत्री हैं, और जिनके साथ हम पले बड़े, छात्र राजनीति में उनके साथ रहने का काम करके हमारे देश के सबसे बड़ा मंत्रालय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, वो हमारे बड़े भाई हैं, वो भी देश में अच्छा काम कर रहे हैं। कैलाश चौधरी जी यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। आपके इशारों के हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गजेंद्र सिंह जी को मुख्यमंत्री बनना नहीं, हमारे लिए सब बराबर हैं। गजेंद्र सिंह जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ हैं, कैलाश जी भी हमारे, ओम माथुर साहब हैं, वसुंधरा जी हैं, सब भारतीय जनता पार्टी में किसी व्यक्ति का पता नहीं लगता कब कौन क्या बन जाए। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि बालक नाथ जी जो अलवर के सांसद है अभी, वो भी शायद इस बार उम्मीदवार बन सकते हैं। अब वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी में ऊपर से तय होता है। मैं तो कार्यकर्ता हूँ, जमीन स्तर पर जिले में काम करता हूँ। अगर हाईकमान आपको मौका दे दे, आपको टिकट दे दे सिवाना की, कि भाई कि सिवाना विधानसभा अभी आपका, तो आपके पास में कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनकी प्राथमिकता के साथ में आप विधायक बनते ही वो सबसे पहले पूरे करेंगे और सिवाना की सुविधाओं के लिए काम करेंगे? अब पहली बात तो अभी ये बात कहना जल्दबाजी होगी, मैं तो एक संगठन का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी अगर कहेगी चुनाव लड़ना चाहिए, मैं पार्टी के आदेश को मानूंगा। पार्टी जिसको भी कमल सौंपेगी उसके साथ तन मन और धन से मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। रही बात मुद्दों की आपने की, युवाओं के लिए रोजगार की बात सबसे पहला मेरा मुद्दा रहेगा। हमारा जो भाखड़ा बेल्ट का चित्र है, यहाँ पे भी बड़े बड़े डैम बना के किसानों के लिए, खेती के लिए पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, और समदड़ी का हमारा बेल्ट है, वहाँ पे जो गंदा पानी, फैक्ट्रियों का पानी आ रहा है पाली को, उसको रोकना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। युवाओं को साथ लेकर जातिवाद को मिटाते हुए सभी 36 कौम के लोग एकजुट बनकर इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, विकास के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। और हमारी सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी का, तो सोहन सिंह एज ए छोटा सा कार्यकर्ता के नाते भी इस एरिया की आवाज़ को हमेशा बुलंद करता रहेगा। जिस भी प्लेटफॉर्म पे मौका मिलेगा हम पार्टी की विचारधारा को, जनता की आवाज़ को आगे तक ले जाएंगे। एक सवाल है जो मैं काफ़ी पहले पूछना चाहता था लेकिन जहन में नहीं आ पाया क्योंकि बीच बीच में ऐसे ऐसे सवाल आते रहे। मैंने हर नेता से पूछे हैं वो 2 सवाल, एक तो स्पोर्ट्स एकेडमी और एक लाइब्रेरी। इन 2 चीज़ों की इन बच्चों को इतनी ज़रूरत है लेकिन हो नहीं पा रही है, न ही कोई नेता इस पर ध्यान दे रहा है, ऐसा क्यों? अब जो आपका सवाल से बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इस क्षेत्र में लाइब्रेरी की मान लो 10-10 किलोमीटर पे व्यवस्था हो जाए, जैसे हमारे 3 ब्लॉक हैं, सिणधरी, सिवाना और समदड़ी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा तो हम लाइब्रेरी खोलने का, हमारे भामाशाहों के थ्रू, सरकार के प्रयास से, आम जन के सहयोग से लाइब्रेरी खोल के युवाओं को, एक हमारे दिलीप सिंह जी बूढ़ीवाड़ा है, आपने नाम सुना होगा, स्प्रिंग बोर्ड चलाते हैं,
वहाँ के कई लोग वहाँ पढ़ के आरएस बने, आईएएस बने। सही बात। ऐसी अकेडमियाँ हमारे क्षेत्र में भी होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। होनी चाहिए। और उसके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। और स्पोर्ट्स की आपने बात की, मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ। मैंने भी कई वॉलीबॉल के टूर्नामेंट कराए, क्रिकेट के टूर्नामेंट कराए। मुझे यूनिवर्सिटी में क्रिकेट खेलने का मौका मिला। मैं भूटान में खेल के आया, नेपाल में खेल के आया, और आज भी हम वॉलीबॉल खेलते हैं युवाओं को साथ लेकर गाँव में, कई बार आपने देखा होगा। सही बात है। तो स्पोर्ट्स में भी आने चाहिए आगे, हमारे देश के युवा मजबूत होना चाहिए। स्पोर्ट्स की गतिविधि के साथ साथ हम शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होकर इस देश के लिए खेलें। प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है, खेलो इंडिया खेलो। तो खेल के इस देश को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र प्रेमी इसके बनने लिए के लिए, प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना। जैसे उसके लिए हम प्रयास कबड्डी करेंगे, में निश्चित रूप से करेंगे। सिवाना की इतनी होनहार बच्चियां हैं कबड्डी में, लेकिन वो आगे नहीं जा पा रही हैं क्योंकि उनको परफेक्ट प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा है ना। एक कबड्डी के लिए परफेक्ट ग्राउंड मिल जाए। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी के माध्यम से सांसद महोदय ने खेलकूद प्रतियोगिता कराई थी, उसमें भी कई लोगों ने भाग लिया है। हमारे कैलाश चौधरी जी प्रयासरत हैं कि यहाँ युवाओं के लिए एकेडमी बने, खेल के माध्यम से हम आगे जाएं। उसके लिए भी हम सब प्रयास कर रहे हैं, और आने वाले बहुत जल्द समय में खिलाड़ियों की और खेलने की अच्छी व्यवस्था होगी। पूर्ववर्ती सरकार की बात मैंने आपको निवेदन पहले ही कर दी। युवाओं के लिए निश्चित रूप से हम काम करेंगे। ठीक है, आपने जो हमें ये समय दिया, अपना व्यस्त समय से निकाल के जो क्षण हमें दिए हैं, ऐसा उसके कुछ लिए मैं नहीं। हम आपके आभारी हैं। नहीं, बहुत कोई बहुत आभारी धन्यवाद नहीं। आपका। आप बड़े भाई हो, आपका प्रेम स्नेह ऐसा ही बना रहे। हम सब आपकी आवाज़ को मजबूती से उठाकर इस सिवाना विधानसभा क्षेत्र का और विकास करने के लिए 36 कौम में भाईचारा, सद्भावना, प्रेम, प्यार, अपनत्व, और हमारी जो सनातन संस्कृति है, सावन महीना चल रहा है, इस महीने में हम महादेव जी के मंदिर में धूप लगाते हुए महादेव जी से अर्ज कर रहे हैं कि आने वाला समय हम सबके लिए अच्छा हो, और एक ऐसी सरकार बने राष्ट्रवादी, जो इस राजस्थान प्रदेश में हमारी इतनी बड़ी संस्कृति है, इसको एक राजस्थान की सरकार है वो आज रोकने का प्रयास कर रही है। हमारे हिंदुओं को रोकने का प्रयास कर रही है। आज जुलूस निकालने पे हमारे पाबंदी लगाई जा रही है, रामनवमी मनाने के लिए हमारे ऊपर पाबंदी लगा रही है, 144 भी लगा देते हैं। और धारा 144 लगा रही है। और एक तरफ देश में वो मोदी जी का नेतृत्व है, जो इस देश में राम मंदिर बनते हुए आप देख रहे हैं। सही बात है। आज इतना बड़ा कॉरिडोर उज्जैन के अंदर भी मैं देख के आया, वाराणसी के अंदर वहाँ मंड रहा है, और देश का प्रधानमंत्री गंगा जी की आरती कर रहा है। तो ये सुशासन नहीं है तो और क्या है? इससे अच्छे दिन इस देश में कब आने वाले हैं? सही बात है। आज विदेशों के अंदर आपने देखा होगा, देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत हो रहा है, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष जी धोख लगा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। ये अच्छे दिन नहीं है। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से इस भारत देश के लिए, लेकिन कांग्रेस वालों को तो ये बहा नहीं रहा है। अब कांग्रेस, मैंने पहले ही बता दिया, राजस्थान के अशोक गहलोत जी हिंदू मुख्यमंत्री होने के नाते भी आज रामनवमी के जुलूस पे रोक लगाते हैं, हिंदुओं के लिए रोक लगाते हैं, और मदरसों में इतने पैसे देने का ये काम किया है। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि सरकार वहाँ कह रही है बना रहे हैं चर्च। हम कह रहे हैं सबको बनाओ, हम किसी का मना नहीं कर रहे हैं, मगर कम से कम हिंदुओं के ऊपर रोक लगाना, पक्षपात करना, तुष्टिकरण की राजनीति करना, ये कहाँ तक जायज है? और आज देश के अंदर कन्यालाल जैसे उदयपुर के अंदर हत्याएं हो जाती है, गला काट दिया जाता है। हमारे क्षेत्र की बात करें, मिठोड़ा कांड बड़ा से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति जो एक सरपंच है, कांग्रेस पार्टी के जिला परिषद के सदस्य रहे, उनको घर में कुएं पे सोते हुए रात को कोई मार के चला जाता है, और 30 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। क्या समझे? कानून का राज है ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए इस क्षेत्र की आवाज़ को समय समय पर आप उठाते हैं। और भी आपने इंटरव्यू लिए, वो भी मैंने देखे हैं। सोहन सिंह भाईल को आप जहाँ बुलाओगे हमेशा आपके बीच में है। जनता की आवाज़ को और आगे हम आपके मीडिया के माध्यम से, तो हमारा काम ही है जनता को जागृत करना, और आप अच्छा कर रहे हैं। और आप मीडिया लोगों का को काम, जब भी बुलाएं आप आ जाओ। तो हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी वाले सब एक स्टेज पे आए और भला करें सर, जनता का तो और भी बढ़िया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको निवेदन करता हूं, आप एक दिन डिबेट रखिए सिवाना की बाजार में, बढ़िया व्यवस्था करिए, कांग्रेस वालों को बुलाइए, बीजेपी वालों को बुलाइए, और वहाँ खुली डिबेट करेंगे हमने इस सिवाना क्षेत्र के लिए क्या किया और कांग्रेस ने क्या किया। सही बात। 2003 से 8 तक हम रहे, 13 से 18 तक 10 साल हम रहे, 10 साल इन्होंने रहे। जो बढ़ता विकसित होता हुआ भारत है, विकासशील की तरफ बढ़ रहा है, विकसित होने रहा है, इसमें हम लोगों के प्रयास कितने काम आए और कांग्रेस ने कितना किया, इसके लिए एक दिन डिबेट रखिए आप। सही बात। व्यवस्थाएं हम कर लेंगे शानदार आपके, आप इन सबको बुलाइएगा, और भी चैनल वालों को बुलाओ, फिर हम बताएंगे कि सिवाना में क्या किया आपने। पक्का पक्का करेंगे। और हम युवाओं के साथ, बुजुर्गों के आशीर्वाद से इस सिवाना क्षेत्र को और आगे बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े संत हुए हैं,
चेतेश्वर भगवान की बात करें, तुलसाराम जी आज चातुर्मास में विराज रहे हैं, नृत्य गोपाल राम जी विराज रहे हैं, रघुनाथ भारती जी सिंदरी में कर रहे हैं, लूमनाथ जी का दोड़म, सब जगह हमारे 36 कौम के संत कर रहे हैं। और एक हमारे पड़ोसी विधानसभा में परशुराम गिरी जी इतनी बड़ी सावन की यात्रा कर रहे हैं, वो यात्रा 2 दिन बाद हमारे विधानसभा में आएगी, उसका भी हम समदड़ी, कर्मावास, राखी, महिलावास, मोकलसर, यहाँ सब जगह सिवाना, कोटेश्वर, सब जगह भव्य स्वागत करेंगे। हल्देश्वर शिव जी का मंदिर है, इतने अच्छे मंदिर है। सावन का महीना है, आने वाले सबके लिए शिव जी हम सबको सद्बुद्धि दे, भगवान का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, हमारे इतने गुरुजन हैं उनका आशीर्वाद बना रहे, और 36 कौम में प्यार बना रहे, भाईचारा बना रहे, अपनाइत बनी रहे, हमारी संस्कृति बनी रहे, ऐसी मैं भगवान और परम पिता से कामना करता हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे बुलाया और आपके सामने बात करने का मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया हमको। मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ, ऐसे युवाओं के साथ आवाज कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।